नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम अभिलेख सत्यापन के बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पटवारी लेखपाल अभिलेख सत्यापन, रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दोस्तों, अभिलेख सत्यापन कैसे होता है, इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका चयन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में हुआ है, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका आगे चयन होना है। इसलिए यह वीडियो सभी प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जिनका चयन हुआ है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। आगे आपका ही नंबर है। दोस्तों, जब आपका किसी भी पद पर चयन हो जाता है तो उसके बाद संबंधित आयोग औपबंधिक रूप से अभिलेख सत्यापन सूची या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट घोषित करता है। दोस्तों, यह वीडियो पटवारी लेखपाल में चयनित अभ्यर्थियों की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दोस्तों, पटवारी लेखपाल का अभिलेख सत्यापन कैसे होगा, क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए, और नाम में भिन्नता हो तो क्या करें। अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार संबंधित आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के 100 हस्ताक्षरित प्रिंट आउट व चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता तथा अधिमान्य अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों या अभिलेखों की जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरे थे, उनकी 100 हस्ताक्षरित खुद के सिग्नेचर के साथ सभी की छाया प्रति, फोटोकॉपी व मूल अभिलेखों ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को अभिलेख सत्यापन हेतु संबंधित आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। और दोस्तों, हम आपको पटवारी लेखपाल पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन से संबंधित जानकारी बताते हैं कि आप लोगों का डीबी कैसे होगा। दोस्तों, पटवारी लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित नोटिफिकेशन, चेकलिस्ट व डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और इंडेक्स कार्ड तथा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, हम एक एक करके आपको बताते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित फॉर्म आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म आपको खुद की हैंडराइटिंग में ही भरना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आयोग द्वारा अपलोड किए गए पटवारी लेखपाल अभिलेख सत्यापन से संबंधित नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा है। दोस्तों, सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि एक छोटी सी गलती प्रॉब्लम कर सकती है। उम्मीद है सभी चयनित अभ्यर्थियों ने इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। फिर भी दोस्तों, हम इस नोटिफिकेशन को जल्दी से पुनः रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतने के क्रम में दिनांक 12 फरवरी 2023 को आयोजित राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के परिणाम दिनांक 6 अप्रैल 2023 में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम में उल्लिखित जनपदवार अभिलेख सत्यापन परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में दिनांक 24 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के अगले दिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा पुलिस लाइन हरिद्वार में 25 अप्रैल 2023 से प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों, अभिलेख सत्यापन 24 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी और 25 अप्रैल से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। जनपदवार अभिलेख सत्यापन तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा का विवरण निम्नवत है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले दिन है देहरादून और बागेश्वर का। देहरादून बागेश्वर के छात्रों का अभिलेख सत्यापन 24 अप्रैल को होना है, और एक दिन बाद 25 अप्रैल को शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा होनी है। और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, फिर नैनीताल और चंपावत का, और उसके बाद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग,
फिर अल्मोड़ा, फिर चमोली और उसके बाद टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और हरिद्वार का क्रमशः अभिलेख सत्यापन तथा शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा होना निर्धारित है। इसमें आगे लिखा है, अभिलेख सत्यापन प्रतिदिन 2 सत्रों में प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे से परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा प्रतिदिन प्रातःकाल से प्रवेश पत्र में उल्लिखित समय अनुसार पुलिस लाइन हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से 13 अप्रैल 2023 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभिलेख सत्यापन और फिजिकल के लिए आपके लिए एडमिट कार्ड 13 अप्रैल 2023 को जारी हो जाएंगे। दूसरा बिंदु है, अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। तो दोस्तों, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट से मिलान किया जाएगा और इस ज्ञाप के साथ आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर निम्नलिखित प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इंडेक्स आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। मैं आपको उनको एक एक करके बताऊंगा कि उनको कैसे फिल किया जाता है, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए चेकलिस्ट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, शारीरिक मानक में छूट हेतु प्रमाण पत्र आदि अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के 2 सेट के साथ नियत तिथि एवं समय पर आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको प्रत्येक प्रमाण पत्र की 2-2 सेट की प्रतिलिपि ले जानी अनिवार्य है। यहाँ तक ऑनलाइन फॉर्म की भी 2 प्रतियां होनी अनिवार्य हैं। पुनः कह रहा हूँ, किसी भी प्रमाण पत्र की 2-2 फोटोकॉपी होनी अनिवार्य है। और दोस्तों, इनमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रतिलिपि लगानी है और उसके बाद विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2 और उसके बाद प्रमाणीकरण प्रपत्र संख्या 3 और फिर देशना प्रपत्र, जिसे इंडेक्स कार्ड कहा जाता है, प्रपत्र संख्या 4 और उसके बाद चेकलिस्ट आपको सीरियल वाइज से लगानी है। मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने भी अनिवार्य हैं। तीसरा बिंदु है, शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षा के अंतर्गत अभ्यर्थी का विज्ञापन में उल्लिखित मानकों के अनुसार पटवारी व लेखपाल पद हेतु परीक्षण किया जाएगा। चौथा बिंदु है, यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक दक्षता अथवा मानक परीक्षा हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार एवं पुलिस लाइन हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। और पांचवा बिंदु है, आयोग परिसर के भीतर मोबाइल फ़ोन, कैमरा व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है। नेक्स्ट है, नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा। दोस्तों, अगर आपके नाम में, आपके पिता के नाम में या फिर आपके माता के नाम में फॉर्म फिल करते समय कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, तो आप लोग ये स्वघोषणा पत्र भर सकते हैं। इसमें आप लोग अपना नाम, पुत्र पुत्री या फिर पत्नी का नाम, या फिर जहाँ के आप रेजिडेंट हैं, निवासी हैं, उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। और आपको जो स्वयं के नाम में, पिता के नाम में, पति के नाम में एक भिन्नता है, तो आप लोग क्रम वाइज आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और साथ ही आपको तहसील से एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे नाम में और मेरे पिता के नाम में या फिर माता के नाम में इस प्रकार की भिन्नता है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। दोस्तों, राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यह चेकलिस्ट प्रोवाइड की गई है। दोस्तों, आपको सबसे पहले चेकलिस्ट लगानी है और उसके बाद समस्त अभिलेखों को चेकलिस्ट के अनुसार क्रमशः लगाना है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आपको लगानी है और उसके आगे आपको सही का निशान या फिर हाँ है या नहीं है लिखना है। और दूसरे नंबर पे आपको विस्तृत आवेदन पत्र प्रपत्र संख्या 2
जो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, उसके आगे आपको टिक का निशान कर देना है। और तीसरे नंबर पे प्रमाणीकरण प्रपत्र, प्रपत्र संख्या 3 आपको भरना है। और चौथे नंबर पे देशना पत्र, और पाँचवें पे हाई स्कूल प्रमाण पत्र, छठवें पे हाई स्कूल अंक तालिका, सातवें पे स्नातक उपाधि, आठवें पे स्नातक समस्त वर्षों की अंक तालिका अथवा सेमेस्टर वाइज, नौवें पे अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, और 10वें पे समक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लंबवत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि SC, ST, OBC और EWS। और दोस्तों 11वें नंबर पे आपको लगाना होगा समक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षेत्रीय आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कि उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड के पूर्व सैनिक, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजगृहों में निवासरत अनाथ बच्चे या दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो। 12वें नंबर पर आपको लगाना पड़ेगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और 13वें नंबर पे यदि शारीरिक मानक में छूट का ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया है तो आपको पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। और चौथे नंबर पे चौदह नंबर पे आपको पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र एफिडेविट अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं। और 15 नंबर पे जिन पूर्व सैनिकों के द्वारा विज्ञप्ति संख्या इतने 14 अक्टूबर 2022 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है, वे आवेदित पद ग्रेड पे 2800 से न्यून में कार्यरत रहने संबंधित साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची, सैलरी स्लिप अथवा संबंधित संस्था विभाग के समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पे संबंधित उल्लेख के प्रमाण पत्र की 100 हस्ताक्षर छाया प्रति लगानी होगी। और 16 नंबर पे आपको यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत या है तो सेवा नियोजन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति लगानी पड़ेगी। अगर है तो सही का निशान, और नहीं है तो आपको क्रॉस करना है। 17वें नंबर पे आपको लगाना होगा यदि अभ्यर्थी के नाम पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में 100 घोषणा पत्र मूल रूप में आपको लगाना होगा। और 18वें नंबर पे आपको 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, नवीनतम 100 प्रमाणित फोटोग्राफ आपको लगाने होंगे। और 19वें नंबर पे विज्ञापन के बिंदु संख्या 6 में अनिवार्य वांछनीय अर्हता समूह पद हेतु के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी के अंतर्गत एस चयनित किए गए निम्न बिंदुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्प प्रमाण पत्र अभिलेख आपके पास होना अनिवार्य है। आप लोग इसको भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि मान्य आयोग अंक तारीखों के संबंध में परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल ही में प्रकाशित हुए हैं और परीक्षा संस्था एग्जामिनिंग बॉडी के नियमित प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट अथवा उपाधि, डिग्री नहीं दिए हों उनके लिए औपबंधिक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर जमा करना होगा। आगे लिखा है SC, ST, OBC, EWS आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक वैध होना चाहिए। और शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26/10/2016 के अनुसार OBC प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक ही है। तो दोस्तों इसलिए आपको ध्यान रहे कि आपका 3 वर्ष से अधिक की अवधि तक का प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हो। और आगे लिखा है शारीरिक मानक में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट 3 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक जारी होना चाहिए। और नेक्स्ट लिखा है EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय गणना के आधार पर निर्गत होना चाहिए। और नोट में लिखा है अभ्यर्थी उक्त अनुसार समस्त अभिलेखों की छाया प्रति के 200 प्रमाणित सेट प्रस्तुत करना होगा।
दोस्तों पुनः कह रहा हूँ कि प्रत्येक प्रमाण पत्र की 2-2 सेट की प्रतिलिपि ले जानी अनिवार्य है। यहाँ तक ऑनलाइन फॉर्म की भी 2 प्रति ले जानी अनिवार्य है। दोस्तों अगर किसी के पास ऑनलाइन आवेदन की प्रतियां नहीं है तो आप लोग आयोग में संपर्क कर सकते हैं या फिर आयोग के कार्यालय में जाकर उनसे पूछ सकते हैं, क्या पता आपको वो प्रोवाइड करवा दें। दोस्तों चेकलिस्ट में उल्लिखित प्रपत्र संख्या 2, 3 व 4 को कैसे भरते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रपत्र संख्या 2 को भरते हैं, जिसमें आवेदन पत्र है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए समस्त स्तंभों को स्वयं भरें। सबसे ऊपर बाईं तरफ आपको अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है और उसे स्वहस्ताक्षरित भी करनी है। उसके बाद आपको पहले नंबर पर अनुक्रमांक भरना है, जो कि आपका पेपर के दौरान आपको एडमिट कार्ड में दिया गया था। और दूसरे नंबर पे आपको पदनाम पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 लिखना है। और तीसरे नंबर पे विज्ञापन संख्या व दिनांक लिखना है। दोस्तों विज्ञापन संख्या आपको विज्ञप्ति में मिल जाएगी। और चौथे नंबर पे अभ्यर्थी का नाम हिंदी में तथा इंग्लिश में आपको कैपिटल लेटर में भरना है। पाँचवें नंबर पर जन्म तिथि आपको हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार भरनी है। छठे नंबर पर आपको जेंडर फिल करना है। सातवें पर आपको अभ्यर्थी के पिता पति का नाम यहाँ पर भरना है। और आठवें नंबर पर अभ्यर्थी के माता का नाम भरना है। और नौवें पर पत्र व्यवहार का पता। और 10वें पर स्थायी पता। दोस्तों आप लोग स्थायी पते या पत्र व्यवहार का पता सेम डाल सकते हैं। और 11वें नंबर पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। और 12वें पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है। और 13वें नंबर पर निम्न में से किसी एक अभिलेख जिसका प्रारंभिक आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था का विवरण अंकित करें तथा 100 प्रमाणित प्रति संलग्न करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म के दौरान फिल किया था। और 14वें नंबर पर आपको क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना है। और 15वें नंबर पे वैवाहिक स्थिति विवाहित है या फिर अविवाहित है, आपको यहाँ पर उल्लेख करना होगा। और दोस्तों 16वें नंबर पर आपको अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हाई स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण वर्ष जिस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है, विषय लिखना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, जो भी साइंस हो गया, ठीक है, आपको इस प्रकार भरना है। और उसके बाद आपको पूर्णांक और प्राप्तांक लिखने हैं और प्रतिशत कितना आया और प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, जो आपके प्रमाण पत्र में संख्या होगा। दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट और तीसरे पे डिप्लोमा, चौथे पे स्नातक और पाँचवें पे परास्नातक आपको इस प्रकार फिल करने हैं। 17वें नंबर पर आपको अधिमानी अर्हता का विवरण फिल करना है, जैसे कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा, NCC सर्टिफिकेट अगर है तो आपको उसका प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना है। और 18वें नंबर पर पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तियों अथवा सेवाओं का पूर्ण विवरण, अगर आप इससे पहले किसी भी सेवा में कार्यरत हैं तो आपको उसका विवरण आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। पद का नाम, विभाग अथवा सेवा योजन का नाम, कब से कब तक आपने यहाँ अपनी सेवाएं दी, कुल अवधि, सेवा का प्रकार, वेतनमान तथा अंतिम आहरित वेतन और नियुक्ति का स्थान। और 19वें नंबर पर आपको क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा कोई वाद विचाराधीन है, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। और 20वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परिवारित या डीवार घोषित किया गया है, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। और 21वें नंबर पे आपको
क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से वंचित किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर नहीं फिल कर सकते हैं। और 22वें नंबर पर आपको, यदि आप अपने अभ्यर्थन के संबंध में आयोग को कोई विशेष अर्हता अनुभव देना चाहें जो ऊपर दिए गए स्तंभों में ना आया हो, तो यहाँ एक अलग से विवरण दें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी अपने आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। तो दोस्तों यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। और उसके बाद आपको यह घोषणा पत्र पर आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता और यहाँ पे दायां हाथ और बायां हाथ का अंगूठा का निशान आपको लगाना है। और दिनांक आपको 24 अप्रैल या फिर जिस दिन आपका डीबी होगा उस दिन की तिथि यहाँ पे डालनी है। और स्थान आप कहीं का भी, स्थान आपको हरिद्वार या देहरादून का डाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और दोस्तों उसके नीचे आपको जो आपने संलग्न किए गए हैं उनके विवरण लिखना है। जैसे कि आपने सबसे पहले क्या होगा, आवेदन पत्र की प्रतिलिपि, और उसके बाद जैसा आपने हाई स्कूल का लगाया होगा, फिर आपने इंटर का लगाया होगा, फिर आपने स्नातक का लगाया होगा, जिस भी प्रकार से आपने चेकलिस्ट में लगाया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर संलग्न का विवरण लिखना है। दोस्तों अगला है प्रपत्र संख्या 3, जो कि प्रमाणीकरण प्रपत्र है। इसमें सबसे पहले आपको अनुक्रमांक फिल करना है और दूसरे नंबर पे अभ्यर्थी का नाम पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आपको भरना होगा। और तीसरे नंबर पे आपको जन्म तिथि और चौथे पे यह प्रपत्र भरने की तिथि को आयु। दोस्तों आपको जिस दिन आपका डीबी होगा उस दिन तक आपकी जितनी आयु हो रखी है आपको उस दिन तक की आयु यहाँ पर फिल करनी है। और 5वें नंबर पर आपको अपने पिता का नाम, 6ठे पे माता का नाम, 7वें पे पति पत्नी का नाम और 8वें पे क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता पिता, पति पत्नी जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, आपको यहाँ पे हाँ करना होगा। और 9वें नंबर पे आपको वर्तमान पता लिखना होगा और 10वें पे आपको स्थायी पता लिखना होगा। और 11वें पे आपको पिछले 5 वर्षों के पते, मकान नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी या फिर आपको नगर का नाम लिखना होगा। और 12वें नंबर पर शैक्षिक अर्हता का विवरण डालना होगा। तो दोस्तों शैक्षिक अर्हता जैसे हाई स्कूल है, आपको स्कूल का नाम या संस्थान का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद प्रवेश का वर्ष आपको 2009-10 लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, प्रवेश का वर्ष आपको 2009 लिखना होगा और उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष आपको 2010 लिखना पड़ेगा। और प्राप्तांक प्रतिशत आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसी प्रकार आपको इंटरमीडिएट, फिर डिप्लोमा, स्नातक और प्रास्नातक का आपको विवरण लिखना होगा। 13वें नंबर पर पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तियों सेवाओं का पूर्ण विवरण आपको यहाँ पर भरना होगा। और 14वें नंबर पर अभ्यर्थी के वर्तमान पते के आधार पर क्षेत्र के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम व पूर्ण पता जो अभ्यर्थियों को जानते हों। तो दोस्तों अपने जानने वाले जो 2 जिम्मेदार लोगों का नाम आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, जिनको आप लोग या जो आप लोगों को अच्छे से जानते हैं। 15वें नंबर पर अभ्यर्थी के स्थायी पते के आधार पर क्षेत्र के ऐसे 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम व पूर्ण पता जो अभ्यर्थी को जानते हैं। आप यदि वर्तमान व स्थायी पता समान हो तो यह कॉलम रिक्त छोड़ दें। दोस्तों अगर आप लोगों ने ऊपर भर दिए हैं, अगर उनका पता और स्थायी पता एक ही है तो आप लोगों को यह कॉलम भरना अनिवार्य नहीं है। 16वें नंबर पर क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार, आयोजित या फिर निरुद्ध अथवा आबद्ध अर्थदंडित किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं करना है। 17वें नंबर पर आपको क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आपके संबंध में किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकार संस्था के समक्ष कोई वाद विचाराधीन है, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है। और 18 नंबर पर आपको
क्या अभ्यर्थी को कभी संघ लोक सेवक द्वारा अथवा किसी राज्य लोक सेवक द्वारा परिवारित या डीवार घोषित किया गया है, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है। 19वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी को बिंदु 17 से भिन्न किसी अन्य शिक्षा प्राधिकारी अथवा संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए परिवारित या बहिष्कृत रस्टिकेट किया गया है, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। और 20वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी कभी सरकारी सेवा से पदच्युत किया गया है अथवा हटाया गया है अथवा अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया गया है, तो आपको यहाँ पे उसका विवरण लिखना है, हाँ अथवा नहीं में। और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र। तो दोस्तों इस घोषणा पत्र में आपको अपने हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम और अपना पूरा पता, और उसके बाद आपको अपने अंगूठे के निशान यहाँ पे लगाना होगा। पुरुष का दाएं हाथ का अंगूठे के निशान और महिला को बाएं हाथ के अंगूठे के निशान, और उसके बाद आपको तिथि यहाँ पे लिख देनी है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और स्थान आप हरिद्वार या कहीं और भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रपत्र संख्या 4। दोस्तों सबसे पहले आपको दाईं तरफ नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्वप्रमाणित आपको चिपकानी है। प्रपत्र संख्या 4 देशना पत्र या इंडेक्स कार्ड है। इसमें सबसे पहले आपको पद नाम पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 यहाँ पर लिखना है, और दूसरे नंबर पर विज्ञापन संख्या व दिनांक लिखना है। दोस्तों विज्ञापन संख्या आपको विज्ञप्ति में मिल जाएगा, और उसके बाद अनुक्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। और चौथे नंबर पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और इंग्लिश में कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है। और पाँचवें नंबर पर जन्म तिथि, छठे पर लिंग, पाँचवें पे पिता का नाम, छठे पे माता का नाम, और सातवें पर पति पत्नी का नाम, और छठवें पे पत्र व्यवहार का पता, और नौवें पे स्थायी पता आपको लिखना है। 10वें पे मोबाइल नंबर, 11वें पे ईमेल आईडी, 12वें नंबर पर आपको अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं का विवरण लिखना होगा, जैसे हाई स्कूल, कौन सी स्कूल से किया है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। प्रवेश का वर्ष, अगर आपने 2016 में हाई स्कूल किया है तो आपका प्रवेश का वर्ष 2015 हो जाएगा, और उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष आपको 2016 लिखना है, और प्राप्तांक प्रतिशत यहाँ पे आपको लिखना है। और इसी प्रकार आपको इंटरमीडिएट में भरना है, जैसे इंटरमीडिएट में स्कूल का नाम हो गया, और आपने अगर 2020 में इंटरमीडिएट पास किया है तो आपको यहाँ पे प्रवेश का वर्ष 2019 करना है, और उत्तीर्ण का वर्ष आपको 2020 करना है, और प्राप्तांक प्रतिशत आपको यहाँ पर लिखना है। और उसी प्रकार डिप्लोमा, स्नातक और स्नातक आपको भरना है। नेक्स्ट है 13वां नंबर है अधिमानी अर्हताओं का विवरण। अगर आपके पास NCB सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा का कोई प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। और 14 नंबर पर पूर्व तथा वर्तमान नियुक्तियों अथवा सेवाओं का पूर्ण विवरण। अगर आप किसी सेवा में कार्यरत हैं तो आपको उसका विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। और अंत में आपको एक 100 घोषणा पत्र अभ्यर्थियों द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का पूरा नाम और अभ्यर्थी का पता, और इस यहाँ पर अंगूठे का निशान, दिनांक और स्थान आपको फिल करने हैं। बाकी अगर कुछ क्वेरी रह जाती है तो आयोग आपको 1 हफ्ते का समय दे देती है, परंतु ध्यान रहे कभी भी अभिलेख सत्यापन करने जाओगे तो सभी अभिलेखों की 2 से 3 प्रतियाँ ज़रूर लेकर जाएं। 3 प्रतियाँ लेकर जाओगे तो आपको वहाँ कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी फॉर्म फिल करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए एक्स्ट्रा प्रतिलिपियाँ होना ज़रूरी है। बाकी आयोग में सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग रो में बैठाया जाता है। एक पंक्ति का अभिलेख सत्यापन एक ही अधिकारी द्वारा किया जाता है। हॉल में लगभग 8 से 10 रो होते हैं, जिनमें अभिलेख सत्यापन के लिए 8 से 10 अधिकारी होते हैं, जिससे सत्यापन आसानी से हो जाता है। दोस्तों, आयोग कार्यालय में अपने मूल दस्तावेजों को ज़रूर साथ लेकर जाएं, और यदि किसी अभ्यर्थी के पास किसी प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी रह जाती है तो आप लोग घबराएं नहीं। आपको आयोग कार्यालय में फ़ोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
परंतु जितना पॉसिबल हो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कंप्लीट करके जाइए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हमारी जानकारी यदि आपको सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे भी अच्छी जानकारी मिल सके। पुनः चयनित अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।